65। रॉबर्ट रॉबर्ट हुक कैसे किया? सर कॉर्क कॉर्क का सेल्स लाइटों से डेड अपने कॉर्क। मेड अप कॉम्प्लेक्स टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसे छोटे हनीकॉम शेप दिखे जिसे उसने सेल्यूलर कहा। दैट देखो एक है मीन्स रॉबर्ट हुक, एक है रॉबर्ट हुक एंड दूसरा है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या दिया? he ब्राउनियन discovered मीडियम। nucleus in the cell. ओके एंड परकिंजे? सर This रॉबर्ट protoplasm. प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। So he gave protoplasma. ओके I mean तो हमने, discovered. मेरे ख्याल से ये लास्ट था हमारा, परकिंजे हमने पढ़ा था, उसके बाद भी पढ़ा है कोई? नो सर, No इसके sir. बाद First जो पढ़ना नो बाकी था. सर। हम देखो शेल्डन और स्वान वाला पढ़ा था। देखो परकिंजे पढ़ा ना हमने। सर परकिंजी तक हो गया था। ओके ओके देखो जो हमारा 7th नंबर पे जो साइंटिस्ट है, जो 7th नंबर पे जो हमारा साइंटिस्ट है और उसका आपने अभी नाम है फादर ऑफ बायोलॉजी बताया था सर, एक बार आप नाम रिपीट कर दो। वर्षों। मैंने बताया था फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी होता है जी एरिस्टोटल। ठीक है जी। देखो वर्चाओ ने क्या दिया था? इसने जो दिया था वो दिया था 1855 में। ठीक है जी, 1855 में इसने कुछ दिया था। एक्चुअली क्या है, जो शेल्डन और शोवन की थ्योरी थी उसने इसको एक्सपेंड कर दिया। शेल्डन और शोवन की थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी प्लांट है, जितने भी एनिमल है, वो सब बने हुए हैं सेल से। ठीक है, तो जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो जो वर्चाओ है उसने सिर्फ इसको एक्सपेंड किया, इस थ्योरी को जो शेल्डन एंड शोवन ने दिया था। ठीक है, तो एक्सपेंड सेल थ्योरी, इसने सेल थ्योरी को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया आगे जाके थोड़ा सा। इसने क्या बताया? इसने ये बताया कि ऑल आर द मेड अप सेल, ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही बोला। ऑल द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि जितनी भी सेल बनती है वो सब पुरानी सेलों से ही तो बनती है। आज की डेट में अगर ये स्टेटमेंट देखा जाए तो ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा छोटी दिखाई देगी हमें, क्योंकि आजकल जो है ना नॉलेज बहुत ब्रॉड हो गई है इस वजह से। तो इस वाले स्टेटमेंट में कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पहले से ही पता है जितनी भी सेल्स होती है वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही तो बनती है। ठीक है, जो वर्चाओ होता है, वर्चाओ जो होता है ये फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी है जी। ठीक है, कोई आपसे पूछे, एक तो होता है माइक्रो मतलब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, खाली आपसे पूछा जाए तो आप ल्यूवेन हुक का जवाब दोगे, लेकिन आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो आप बताओगे वर्चाओ है जी। और ये फादर ऑफ मेडिसिन भी है। ठीक है, ये फादर ऑफ पैथोलॉजी भी है। ठीक है, तो ये कुछ ओके मतलब जी। इतनी इन्होंने मेडिसिनल लाइन में ऐसा क्या वो किया था जो इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है? बेटा जैसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है, तो माइक्रोब्स जो होता है उनकी स्टडी के लिए माइक्रोबायोलॉजी यूज होती है। तो माइक्रोब्स जो होते हैं वो डिजीज भी कॉज करते हैं। ठीक है, तो उसने इस चीज से सीखा, मतलब जो माइक्रोब्स की स्टडी करी, भाई इनसे डिजीज वगैरह होती है, तो उनसे जो मतलब मेडिसिन वगैरह उनसे भी उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, इसीलिए। और जो जो डिजीज होती है तो उसकी पैथोलॉजी भी समझने की कोशिश की स्टार्टिंग में। जो ये जो है वर्चाओ, इसने ही ये सब कुछ किया है। दैट्स वाई ये फादर ऑफ मेडिसिन भी है, फादर ऑफ सर पैथोलॉजी भी मतलब है। एक काम मतलब करने के एंटीबायोटिक्स बाद नहीं उससे कई सारी चीजें अराइजेज हुई, इसके बिल्कुल कारण इन्हें बिल्कुल बेटा बिल्कुल, क्योंकि ना ये सब जुड़े हुए हैं ना आपस में, कि भाई माइक्रोबायोलॉजी है तो माइक्रोब्स की स्टडी करने को तो माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। और माइक्रोब्स ही तो होते हैं जो डिजीज कोज करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो डिजीज की जो पैथोलॉजी होती है
ठीक है, उसको भी उसने मतलब समझा, पढ़ा, बताया, और उससे जो ठीक होने वाली चीजें होती है उसका इजाद भी किया, तो इसलिए फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब एक सेल एक्सपेरिमेंट की साइड चलते हैं। ये सेल एक्सपेरिमेंट आई थिंक सबको पता है, सबको आता है। कौन है? देखो बेटा, सेल एक्सपेरिमेंट कैसे, मतलब कैसे सेल्स को हम मतलब रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि सेल के अंदर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आपके फर्स्ट पेज में जो ये चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ का, उसी में ही ये सेल एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। उसमें दिया हुआ है टुक a small piece of ऑनियन। हमने एक ऑनियन का पीस लिया, ठीक है, फिर हमने उस ऑनियन के पीस की जो एक पील होती है ना बच्चों, पील क्या होता है पता है आपको? मैंने पिछली क्लास में भी आपसे पूछा था ये वर्ड कि भाई पील क्या होता है। यस तो सर। जो झिल्ली होती है ना, तो उसको पील बोलते हैं। तो टेक, फिर उस जो ऑनियन का पीस लिया उसमें से हमने क्या निकाल लिया? पील। तो टेक पील of onion from concave side of onion, ठीक है जी। तो जैसे ये एक मान के चल रहे हैं कि एक ऑनियन है, थोड़ा सा इसको ऑनियन की तरह बनाते हैं इसको। ऑनियन कैसा होता है? थोड़ा सा रेडिश होता है ऑनियन। तो ये थोड़ा सा हमने रेडिश टाइप का ले लिया है, ठीक है, और ये ऑनियन का कॉन्केव साइड है। तो ऑनियन के कॉन्केव साइड से ये पील को हमने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। जैसे ये बाहर निकाला, ठीक है, फिर इस पील को हमने जो है वो एक सॉल्यूशन में रख दिया, ठीक है। तो जो पुट दिस पील इनटू अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन में रखा, सॉल्यूशन कंटेनिंग स्टेन। जो सॉल्यूशन लिया उस सॉल्यूशन के अंदर था जी स्टेन। देखो हम क्यों मतलब सॉल्यूशन का यूज करते हैं? अगर हमें सेल को पहचानना है कि सेल कैसे दिखाई देती है, सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट है, क्यों हम इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोल रहे हैं, ठीक है। तो उस सेल को पहचानने के लिए तो हमने एक सॉल्यूशन का यूज करा। जो सॉल्यूशन होता है वो स्टेन बोलते हैं उस सॉल्यूशन को। उस सॉल्यूशन के अंदर जो स्टेन होता है उसके अंदर सेफ्रोनिन या फिर मिथाइलिन नाम का सॉल्यूशन ले सकते हो आप। इससे होता क्या है? बाय यूजिंग दिस स्टेन, we can easily see the सेल वॉल। हम आसानी से सेल वॉल देख पाएंगे एंड सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है जी। देखो होता क्या है बच्चों, जैसे ही मैंने इस पील को बाहर निकाला, ठीक है, तो एक स्लाइड पे मैंने इस पील को, जो ये स्लाइड ली है मैंने, इस पील को इस जो ऑनियन की झिल्ली होती है व्हाइट कलर की, उसको मैंने इस पे पुट करा दिया, यहाँ पे पुट करा दिया मैंने उस झिल्ली को। एपिडर्मल लेयर है उसी को हम पील कह रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो व्हाइट कलर की एक लेयर निकलती है ना प्याज के ऊपर से, उसको बोल रहे हो, ठीक है। तो जो हमने इसको निकाला, फिर इस वाले स्लाइड पे हमने एक सॉल्यूशन ऐड करा दिया, ठीक है, एक स्टेन ऐड करा दिया। एक स्टेन जो सॉल्यूशन था वो बना हुआ था सेफ्रोनिन या मिथाइलिन से, ठीक है। और इसकी वजह से जो इसका जो कलर होता है
वो सेल वॉल के अंदर चला गया, वो डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल के अंदर चला गया, जिसकी वजह से वो इजीली हमें दिख पा रहे थे। ठीक है, तो उसको स्टेनिंग करने के बाद हमने जो है सेल को 5 to 10 मिनट्स के लिए इसको कैप्ट कर लिया, मतलब ऑब्जर्व कैप्ट कर लिया, रखा रखा उस सॉल्यूशन के अंदर। देन फिर उसको ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करा उस चीज को, तो हमें आसानी से सेल दिखाई दे सकते हैं। ठीक है जी, तो हमें ये सेल दिखाई दे सकते हैं। इसके अंदर जो न्यूक्लियस वगैरह था, जो डिफरेंट डिफरेंट के सेल ऑर्गेनल थे, वो भी हमें दिखाई देने लग गए, सेल वॉल दिखाई देने लग गए। सेल वॉल को मैं CW से लिख रहा हूँ, अदर सेल ऑर्गेनल्स भी दिखाई दे गए। ठीक है जी, ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या करा है कि सिर्फ एक प्याज का पीस लिया, उसमें से एक जो व्हाइट कलर की झिल्ली होती है, हिंदी में बोलते हैं, उसे बाहर निकाल दिया। उसको निकालने के बाद एक स्लाइड पे रखा, उस पे स्लाइड को हमने, उस स्लाइड में हमने सेफ्रोनिन और मिथाइलिन का सॉल्यूशन पहले से ही रख रखा था, जिसकी वजह से हुआ क्या, जो ये इसका जो कलर कंटेनिंग सेफ्रोनिन होता है वो सेल वॉल के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, फिर वो साइटोप्लाज्म में चला गया, डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल में एब्जॉर्ब हो गया जाके। तब जाके हमने पता लगाया कि एक सेल के अंदर कितने सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? यस सर। ओके Yes, यस यस सर। यस, बोलो बेटा। सर कॉनकेव साइड क्या होता है सर? बस पर वो नहीं आता सर समझ में। देखो सर कॉनकेव फिजिक्स, साइड। हाँ ठीक है, देखो फिजिक्स का है एक अपन, जैसे फिजिक्स में हम बोलते हैं ना कि ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स साइड है ना। इधर वाली साइड कॉन्वेक्स होती है और इधर वाली साइड कॉनकेव होती है। ठीक है जी, फिजिक्स का है बेटा ये तो, है ना। फिजिक्स में आप पढ़ोगे, पता नहीं पढ़ोगे या फिर अभी जाके पढ़ोगे आगे जाके, या फिर पहले से पढ़ चुके हो, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, देखो जो प्याज होता है उसकी व्हाइट कलर की झिल्ली हम यहाँ से निकालते हैं ना, एक इधर की साइड से। सर यस। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा देखो थोड़ा सा फास्ट भी चलेंगे, मतलब आपको टॉपिक समझाएंगे भी बहुत अच्छी तरह। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो सबसे पहले आप एक काम करना, पहले मेरी पूरी बात को सुनना, उसके बाद आपको कुछ भी डाउट होता है, फिर डाउट पूछने में मजा भी आता है और बताने में मजा भी आता है। पहले से ही मैं कुछ लिख रहा हूँ। हाँ जी बेटा। सर मैंने चैट बॉक्स पूछा, हु इज RH विटेकर। RS विटेकर पूछा है? किसने RS विटेकर पूछा बच्चा? सर आप स्टार्टिंग में कुछ बता रहे थे ना उसके बारे में, तो मैंने क्लास ज्वाइन करी थी। ओके बेटा, मैंने एक बच्चे ने पूछा था कि फादर ऑफ बायोलॉजी क्या होता है, मतलब कौन होता है फादर ऑफ बायोलॉजी। मैंने बताया एरिस्टोटल होता है। ठीक है, एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसने ही डिस्टिंग्विश किया ना, एनिमल्स और प्लांट्स को डिफ्रेंशिएट किया है अलग अलग। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले एरिस्टोटल ही था जिसने इस चीज को बताया था कि एनिमल क्या होते हैं और प्लांट्स क्या होते हैं, इन दोनों को अलग अलग कैसे रखा जाता है। तो ये तो बात हो गई एनिमल और प्लांट्स के बारे में। बाद में जाके ये वाला कंसेप्ट रिफ्यूज हो गया। रिफ्यूज क्यों हो गया? क्योंकि आज के टाइम में हमें पता है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन चलता है। जैसे फर्स्ट है आपका मोनेरा, सेकंड है आपका प्रोटिस्टा, थर्ड है आपका फंजाई, देन प्लांट है, फिर एनिमल है। ठीक है, तो आज के टाइम पे हमें ये सब चीजें पता है, लेकिन जब एरिस्टोटल का जमाना था तो उसमें सिर्फ 2 ही किंगडम थे, एक एनिमल का, एक प्लांट का। ठीक है, और बहुत सारी बातें थी जो एरिस्टोटल ने नहीं बता पाया था, वो कि भाई एनिमल्स को उन्होंने किस बेसिस पे अलग रखा है, प्लांट्स को उन्होंने किस बेसिस पे अलग रखा है। तो जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये 9th क्लास में था बच्चे, और ये जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये दिया था RS विटेकर ने, साइंटिस्ट का नाम है RS विटेकर, उसने दिया था ये। ठीक है जी। सर मतलब RH विटेकर ने किंगडम्स को क्लासिफाई किया। हाँ जी, किंगडम को क्लासिफाई किया है, इसके बारे में अच्छे से हमको समझाया है। क्यों उसने मोनेरा को अलग रखा,
प्रोटिस्टा को अलग रखा, फंजाई को अलग रखा, प्लांट को अलग रखा, एंड देन एनिमल्स को अलग रखा। किस बेसिस पे इनने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है, ये सब बातें आर.एच. व्हिटेकर ने बताई है। लेकिन 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद भी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है, ठीक है, लेकिन जो हम फॉलो करते हैं, हमारी एनसीईआरटी जो फॉलो करती है वो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ही फॉलो करती है। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं अब। देखो आपको पता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है सर हमारे सारे साइंटिस्ट कंप्लीट हो गए ना? हाँ जी, पूरे साइंटिस्ट कंप्लीट हो गए हैं, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बस आपको ये सब सभी के नाम, इनके काम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है जी। देखो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, देखो आपको पता है इस वर्ल्ड के अंदर 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स वर्ड समझ रहे हो ना, ऑर्गेनिज्म किसे बोल रहे हैं हम? एक इंडिविजुअल को बोल रहे हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है, समझ रहे हो ना ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं हम? यस सर। एन इंडिविजुअल को हम बोलते हैं। जैसे मैं भी एक ऑर्गेनिज्म हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटोजोआ, बिल्कुल सब वो बिल्कुल, भी, उसे भी हम ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर रहे हैं एट द टाइम। यस यस बेटा बिल्कुल। तो किसी को भी हम ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, एंड एक होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी। एक होते हैं यूनिसेल्यूलर और एक होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जो यूनी, आपको पता है, देखो बताने की जरूरत नहीं है, हर चीज को मुझसे भी मत पूछा करो, आप थोड़ा दिमाग लगाया करो, ठीक है। तो जो, अगर मैं बायोलॉजी में एक खास बात क्या है बच्चे, कि एक वर्ड को तोड़ दो, उसका मीनिंग निकाल लो बस, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई इसका मतलब क्या हो सकता है, तो उस वर्ड को तोड़ो, उसका मीनिंग निकाल लो। जैसे जैसे यूनी का मतलब होता है सिंगल, ठीक है जी, यूनी का मतलब होता है सिंगल, और सेल्यूलर का मतलब होता है सेल, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है इंडिविजुअल, मल्टी का मतलब होता है मैनी, सेल्यूलर का मतलब होता है सेल, ऑर्गेनिज्म्स का मतलब होता है इंडिविजुअल, ठीक है। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हम किसको बोल रहे हैं? जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा उसको हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे ऑर्गेनिज्म होगा? ये हो गए सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। प्रोकैरियोट, बिल्कुल प्रोकैरियोट्स हो, हाँ बिल्कुल सही बोला, प्रोकैरियोट्स होते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो सिंगल सेल वाले होते हैं, जो एक सेल होता है जिनका खाली, ठीक है। अमीबा हो गया, देखो अमीबा का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि सारे बच्चे उसको सोच सकते हैं अमीबा होता कैसे है। अमीबा तो सिंगल सेल ही होता है ना बच्चे, तो जो सिंगल यस सेल सर, वाले, डायग्राम भी बनाए हैं पेपर जी में। जी बेटा, तो जो सिंगल सेल वाले होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी। और जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं मैनी सेल, मतलब मल्टी सेल वाले, मल्टी या फिर मैनी सेल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी। ये होते हैं सिंगल सेल वाले, और ये होते हैं मल्टी या फिर मैनी सेल वाले, ठीक है जी। अगर मैं सर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स कैसे बोल सकते हैं? वो तो वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जिनका न्यूक्लियस वाला जो कंसेप्ट है वो तो उसमें फिट होता है। बेटा उसके अंदर क्या नहीं होता यूनिसेलुलर, उसके प्रोकैरियोट्स के अंदर? बेटा पहले मुझे ये बताओ, उनके सिर्फ उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती ना बच्चे? यस सर, बस इतना ही तो डिफरेंस है। हाँ इतने तो डिफरेंस है, यूनिसेल वो नहीं होती ना, लेकिन वो सिंगल सेल होते हैं ना। वो जो हम प्रोकैरियोट्स में बोलते हैं वो तो सिंगल सेल वाले होते हैं मोस्टली, होते नहीं होते? कोई भी बैक्टीरिया हो,
कोई भी बैक्टीरिया हो गया बेटा वो तो सिंगल सेल हो गया ना, तो सिंगल सेल वाले को तो हम यूनिसेलुलर बोल रहे खाली, है ना। ओके चलो सर। ओके, हम नहीं, अगर आपको फिर भी डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा लेक्चर को कंटिन्यू करो थोड़ा सा आगे, क्या पता आपको जो चीजें अभी समझ में नहीं आ रही हो और जो मैं समझा रहा हूँ फिर भी ना समझ में आ रहा हो, क्या पता वो आने वाले टाइम में समझ में आ जाए, इसी क्लास में आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो वरना तो फिर मैं हुई हूँ। ठीक है जी। तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम। देखो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या आता है जी, जैसे अमीबा, सिंपल है, सबसे बढ़िया एग्जांपल है अमीबा। अमीबा सबने देखा है, सबने बनाया है, डायग्राम बनाया है सबने। तो अमीबा क्या है, सिंगल सेल वाला। अगर मैं एक और देखूं तो जैसे पैरामीशियम, ठीक है जी, पैरामीशियम, ठीक है जी, पैरामीशियम, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी तो क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर ही होते हैं ना बेटा, बैक्टीरिया, ठीक है जी, बैक्टीरिया हो गए। बैक्टीरिया के बाद जैसे ईस्ट हो गया, ईस्ट क्या होता है, फंजाई, ईस्ट भी तो यूनिसेल्युलर होता है, ठीक है। जैसे युग्लिना, युग्लिना हो गया, जैसे क्लोरेला हो गया। सर एस्चेरिचिया कोली। यस बेटा वो बैक्टीरिया में आ जाएगा, एस्टेरिशिया कोलाई। बेटा वो बैक्टीरिया में आ जाएगा ना, इकोलाई, है ना। यस सर। ओके, तो मैंने बैक्टीरिया लिख दिया यहाँ पे, तो इसके अंदर बहुत कुछ आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ मैंने बैक्टीरिया लिख के छोड़ दिया, इसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए। देन इसके बाद है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, MONAS, मोनाज, ठीक है। देखो बच्चों हमारे पास क्या है, 5 किंगडम है। देखो हमारे पास आज की डेट में क्या है, 5 किंगडम, ठीक है, 5 किंगडम है हमारे पास आज की डेट में, ठीक है। 5 किंगडम में कौन कौन से होते हैं, जैसे मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, ठीक है, फंजाई हो गया, ठीक है, प्लांटे हो गया। सर माइकोटा और फंजाई सेम है? माइकोटा को ही फंजाई बोलते हैं बेटा, माइकोटा ग्रुप है, फंजाई उसके अंदर इंक्लूड रहती है, ठीक है, इसको माइकोटा भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे प्लांटे हो गया, एनिमेलिया हो गया। तो ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारी, ठीक है, 4 और 5, ठीक है। तो जो अमीबा है, जो पैरामीशियम है और जो यूग्लिना है, ये किसके अंडर में आते हैं, ये सब आते हैं प्रोटिस्टा के अंडर में, ठीक है। बैक्टीरिया के अंडर में क्या आता है, मोनेरन्स आते हैं बैक्टीरिया के अंडर में, ठीक है। फंजाई के अंडर में क्या आता है, फंजाई के अंडर में आता है ईस्ट, ठीक है जी, ईस्ट आता है फंजाई के अंडर में। और पैरामीशियम किस में आते हैं, इससे थोड़ा सा दिए। देखो पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा किसके अंडर में आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर बेटा, ठीक है जी। और जो अमीबा होता है वो होता है प्रोटोजोवन, प्रोटोजोवन भी होता है अमीबा, डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं इसके, ठीक है। और जो प्लांटी होता है, प्लांटी के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, प्लांटी के अंदर आ जाएगा क्लोरेला हो गया और क्लेमाइडोमोनास हो गया, क्योंकि ये जो होते हैं, ये क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास जो होते हैं ये होते हैं एल्गी, ठीक है, ये एल्गी होते हैं, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास, ये यूनिसेलुलर एल्गी होता है, ठीक है। अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, कौन कौन से हो गए, जैसे फंजाई होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है जी, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। बच्चा यहां तक बात समझ में आई सबको या नहीं आई? सर समझ आ रही। ठीक है जी, आगे यस सर बढ़ते समझ आ हैं। गई। ओके जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो जो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जो यूनिसेल्युलर को मैं यूसी से लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है, समझ जाना, यूसी का मतलब है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल से बने हैं। और जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, मल्टी सेल्युलर को एमसी से लिख रहा हूं मैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो है आर कंपोज्ड ऑफ
मैनी सेल से बने हुए हैं। ठीक है जी। जो यूनिसेल्युलर वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हो नहीं होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टिश्यू फॉर्मेशन होगा, क्योंकि सिंगल सेल में बेटा टिश्यू थोड़ा ना बन सकते हैं। टिश्यू बनने के लिए अ ग्रुप ऑफ सेल चाहिए ना चाहिए, तो ग्रुप ऑफ सेल्स वाले को तो टिश्यू बोलेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को आई थिंक। आगे बढ़ते हैं जी। जो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कंटेन करते हैं सिंपल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं जो यूनिसेल्युलर वाले होते हैं, लेकिन जो मल्टीसेल्युलर वाले होते हैं बेटा वो फॉलो करते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, ये कॉम्प्लेक्स है। देखो सिंपल का मतलब क्या हो गया बेटा यहाँ पे, देखो सिंपल सी बात है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया अमीबा को आप अगर पढ़ोगे, ठीक है, उसका रिप्रोडक्शन के बारे में जानोगे, तो अमीबा बाद में जाके 2 सेल में टूट जाता है, तो इसका ये रिप्रोडक्शन हो गया, है ना बच्चे, है ना। तो ये इसका रिप्रोडक्शन हो गया अमीबा का, बहुत सिंपल है। एक सेल 2 में टूट गई है, बस यही रिप्रोडक्शन है अमीबा का, ये है अमीबा। लेकिन अगर मैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है, पहले जो मेल होता है, मेल बनाता है गैमेट, ठीक है, फीमेल, ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। फीमेल भाई सिंबल से समझ जाओगे ना, मेल कौन सा फीमेल कौन सा है। यस सर। ओके, Yes, ये मेल का सिंबल होता है और ये फीमेल का सिंबल। मेल गैमेट्स बनाएगा, फीमेल भी गैमेट बनाएगा, फीमेल गैमेट बनाएंगे, आपस में फ्यूज होंगे, फ्यूज होगा तब जाके जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या होता है, 2n स्ट्रक्चर होती है ना। फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो डेवलप्ड होएगा जाके, फिर जाके एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है बेटा। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। हर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, जो कैरी करता है डिफरेंट टाइम्स, है ना। कोई जो भी मतलब जैसे ह्यूमंस है वो 9th मंथ में बेबी प्रोड्यूस करता है, जो एलिफेंट होता है वो 2 इयर्स में बेबी प्रोड्यूस करता है, जो लेकिन जो पपी होते हैं, कुत्ते के पपी जो होते हैं, वो 6 महीने में अपने बच्चों को जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो प्रोड्यूस कर देते हैं जी बच्चे। तो ये थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप का रिप्रोडक्शन होते हैं मल्टी सेलुलर वाले। और जो यूनिसेलुलर है बेटा, जो इसके पास एक सेल है यार, वो क्या कर पाएंगे अपनी जिंदगी में। सिंपल है, एक सेल 2 में टूट जाएंगे, खत्म, सिंपल। ठीक है जी। जो यूनिसेल्युलर वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैरी करते हैं सर्कुलर टाइप ऑफ सर्कुलर, देखो रिप्रोडक्शन की याद आ रही है मेरे को, तो सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। लेकिन जो मल्टी सेल्युलर वाले होते हैं उनके पास क्या होता है, लीनियर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है जी, समझ रहे हो ना, सर्कुलर इस टाइप का, लीनियर इस टाइप का, ठीक है, ये सर्कुलर हो गया। बेटा आराम से पूछो, मुझे सुनाई कम दे रहा, थोड़ा सा आराम से पूछो, मैं यहीं पे ही हूँ। सर ये जेनेटिक मटेरियल समझ नहीं आया। बेटा जेनेटिक मटेरियल तो है जो गैमेट, जो हम गैमेट्स बोलते हैं भाई, ये मेल का गैमेट है, ये फीमेल का गैमेट है, उस गैमेट्स के अंदर क्या होता है, जनरेशन होती है। जनरेशन किसको बोलते हैं हम, जेनेटिक मटेरियल को, जो कैरी करता है इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। सर लाइक डीएनए। यस लाइक जीन, हाँ जी, डीएनए, बिल्कुल सही, डीएनए क्वेश्चन में सर्कुलर मटेरियल होता है।
हाँ जी, हाँ जी, इनमें यूनिसेलुलर में सर्कुलर होता है और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें लीनियर टाइप का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और मैं ये सब बातें आपको कुछ आने वाले टॉपिक्स में समझाता चला जाऊंगा जब हमारा न्यूक्लियस का टॉपिक आएगा। क्या आप गेट क्यों डिस्टर्ब करो? ठीक है जी। यस सर। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं बच्चे। आपने चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे ह्यूमन होता है, ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस खत्म हो चुका है बेटा, ठीक है, ये अलग टॉपिक हो गया अब हमारा। ह्यूमन, देखो ह्यूमन जो हम लोग होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, है ना, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। इसको मैं फुल फॉर्म में लिख दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि एमसी क्या होती है भाई। ये होता है मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। जो ह्यूमन होता है वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। और जो ह्यूमन होता है बच्चे वो कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। बिल्कुल सही बात है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू कैरी करता है ह्यूमन, है ना, करता नहीं करता? यस सर, करता है। यस सर, डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट टिश्यूज। है ना। यस सर। जो ह्यूमन होता है वो डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू को कंटेन करता है। डिफरेंट टाइप के टिश्यू मैंने बोला बच्चे, डिफरेंट टाइप का टिश्यू। तो इसका मतलब है कि अगर डिफरेंट टाइप के टिश्यू प्रेजेंट है ह्यूमन में तो ह्यूमन के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स भी होंगे, है ना। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो ह्यूमन के पास, दैट मीन्स जो ऊपर वाली लाइन लिखी है थी, जो ऊपर वाली लाइन लिखी है मैंने कि ह्यूमन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, इसका मतलब हो गया दैट मीन्स इट इज ऑल्सो कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। सही बात है बेटा, है ना। तो एक ह्यूमन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म करता है डिफरेंट टाइप के टिश्यू। और डिफरेंट टाइप के टिश्यू होने का मतलब है उसकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल्स भी होंगे बच्चे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात बताइए मैंने अभी, तो ये तो सबको पता है क्या मतलब है? जी। मतलब न्यूक्लियस एंड सब कुछ तो सेम ही रहता है, जैसे रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल। क्या सेम रहता है बच्चे, बताओ कैसे आप बता रहे हो मुझे। न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन और सब चीजें तो सेम ही रहती हैं, फिर डिफरेंट कैसे है वो? देखो बच्चे, अपनी बॉडी में जो फंक्शन होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, है ना। इन फंक्शन को कराने के लिए हमारे पास टिश्यू प्रेजेंट है, टिश्यू होते हैं। कोई टिश्यू होता है मस्कुलर टिश्यू, ठीक, इसे दिखा रहा हूं मस्कुलर टिश्यू को। तो मस्कुलर टिश्यू क्या काम करेगा, ये मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ठीक है जी। तो ऐसे ही एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। नर्वस टिश्यू किस चीज में हेल्प करते हैं, ये कंडक्शन में अपने सिग्नल लेके जाते हैं, सिग्नल, है ना, ये सिग्नल्स देते हैं, ठीक है। Yes, तो sir. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास टिश्यू सेल्स है, टिश्यू है। तो डिफरेंट टाइप के टिश्यू है, इसका मतलब है हमारे पास डिफरेंट टाइप का सेल हुआ नहीं हुआ। तो यस सर। अब हम देखते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूं डिफरेंट टाइप के सेल, जैसे मैंने बात करा, एग्जांपल्स लेता हूं मैं, है ना। जैसे ब्लड सेल, भाई ब्लड सेल का काम क्या होता है, ब्लड सेल का काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना। कैरी ऑक्सीजन। बिल्कुल बिल्कुल, ब्लड सेल का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है। ये ब्लड सेल का थोड़ा सा मैंने फोटो बनाया है, नाराज मत होना, फोटो बेकार भी आ सकता है ना। तो ये थोड़ा सा फोटो है, ये है एग्जाम्पल 1 हमारा। एग्जाम्पल 2 जैसे नर्व सेल, ये नर्व सेल हो गया। नर्व सेल का काम क्या होता है, कंडक्शन का बच्चों। अगर मैं ट्रांसमिशन ऑफ Carry messages. अगर मैं इसको थोड़ा फोटो सा बना दूं, सर मैसेजेस ट्रांसफर करना इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल, है ना। इम्पल्सेस। हाँ, इम्पल्सिस, वेरी गुड बच्चे, मतलब पता है तेरे को, बहुत अच्छी बात है, तो पता है।
ठीक है। ये कुछ ऐसा फोटो होता है नर्व सेल्स का हमारी बॉडी के अंदर, है ना। तो ये फोटो होता है, यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो नर्व सेल्स जो होती है वो क्या काम करती है, वो कंडक्शन का काम करती है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं तीसरा एग्जांपल ले लूं, मसल्स, ठीक है, मसल सेल्स का। भाई मसल्स जो सेल्स होती है वो कुछ, थोड़ा इसको मैं रेड कलर से लूंगा, स्पिंडल शेप। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। कुछ इस टाइप से होता है। देखो क्या हो रहा है, ये जादू आ गया, जादू, ठीक है। ये मसल सेल्स है हमारी, है ना, ये मसल्स है, ठीक है। ये मसल सेल्स है जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा बॉडी का, ठीक है। ओके जी, आगे जैसे मैं बात करूं स्पर्म की, ठीक है, स्पर्म सेल की मैं बात करूं, देखो स्पर्म सेल क्या होता है, ये क्या होता है, ये मेल गैमेट है। यस सर। Yes, sir. Welcome. यस सर। यस सर। स्पर्म होते हैं मेल गैमेट। तो जो मेल गैमेट होता है वो कुछ इस टाइप का उसका फोटो होता है बच्चों। फोटो किस टाइप का होता है इसका, ऐसे कुछ करके, है ना जी। ये है स्पर्म। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये ब्लड सेल्स हो गई, ये नर्व सेल्स हो गई, मसल्स हो गई, ये स्पर्म हो गए। अगर मैंने फीमेल गैमेट, सॉरी मैंने मेल गैमेट दिखाया है तो मुझे फीमेल गैमेट भी बताना पड़ेगा, तो मैं फीमेल भी बता देता हूँ। फीमेल गैमेट को हम बोलते हैं ओवम। ओवम की सेल होती है, ये होता है फीमेल गैमेट, ठीक है। जो ओवम होता है कुछ इस तरीके का उसका फोटो होता है, ठीक है। ये ओवम हो गया बच्चे। आगे बढ़ते सर हैं। जो मल्टी सेलुलर में सर्कुलर गैमेट्स नहीं होते, मतलब रिप्रोडक्शन वाले तरीके से। क्या बच्चे, बच्चे अपने क्वेश्चन रिपीट करो मुझे। देखो इसके बाद होती है फैट सेल, ये है आपका फैट सेल, ठीक है। फैट सेल, फैट सेल है ना। फिर उसके बाद स्किन सेल। सर फैट सेल, तो और सर फैट सेल और ओवन सेल में फिर डिफरेंस कैसे करेंगे, एक ही लग रही है मेरे को तो। यस, और सर फैट मेरे सेल किस, फैट सेल देखो, जैसे लोग मोटे हो जाते हैं ना, मोटे होते हैं, सर यस एडिपोज सर, कंटेंट। हफ्सी हो जाते हैं। सुनो यार सुन लो, जो लोग मोटे हो जाते हैं ना तो आगे तोंद वोंद निकल जाती है, हेल्दी से हो जाते हैं, तो उनके चर्बी। अंदर चर्बी जिसे हम बोलते हैं वो क्या होता है, वो एडिपोज टिश्यू तो होते हैं बेटा। तो एडिपोज टिश्यू क्या होता है, फैटी तो है, तो फैट सेल भी तो होगा उसका। जो सेल्स जो सेल्स है ना, बहुत सारा खाना इकट्ठा करते जा रहे हैं, वो थोड़ा मोटापा बढ़ाते जा रहे हैं ना शरीर के अंदर। अभी तो मैं हिंदी में ऐसे समझा सकता हूँ मैं आपको, लेकिन जब हमारा टॉपिक आएगा टिश्यू वाला तो उसके अंदर से मैं आपको ये बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी ये आपको समझ लो कि फैट सेल होता है, जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उनको ही हम फैट सेल भी बोलते हैं, क्योंकि वही तो होते हैं जो कैरी करते हैं, मतलब जो मोटापा बढ़ाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, है ना। यस सर। जो स्किन सेल होती है, हाँ जी, Yes, sir. सर टिश्यू का नाम क्या था, एक बार रिपीट कर दीजिए या लिख दीजिए। एडिपोज। ओके जी मैडम, हैप्पी। ओके जी, ये हमारा हो गया है यहाँ तक पूरा का पूरा, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं है अभी तक। देखो बच्चों, No, sir. नो सर। अब थोड़ा हमारा ना, अब तो क्या था, थोड़ा सा यार बोरिंग बोरिंग सा टॉपिक चल रहा था कि यार साइंटिस्ट है, उसने ये दे दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये बोल दिया अब आगे जाके, ठीक है। तो थोड़ा सा बोरिंग सा, थोड़ा मतलब था थोड़ा सा, लेकिन अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक सा आ गया हमारे पास, जिसका जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है जी कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ सेल्स, ठीक है, सॉरी, यस सर। कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स के कंपोनेंट्स, है ना।
देखो बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ सेल, ठीक है, मुझे एक्चुअली में ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, मुझे सीधा टॉपिक पे आ जाना चाहिए था। देखो जब आप एक सेल देखते हो, मतलब आपने सेल के बारे में यार पढ़ रखा थोड़ा बहुत बिल्कुल ही, है ना, तो सेल के बाहर क्या दिखाई देता है आपको? सेल वॉल, ठीक है, उसकी अंदर वाली लेयर पे जाओगे, है ना, एक अंदर वाली लेयर पे जाओगे उसके सेल वॉल के, यस सर, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सेल तो हमें मेम्ब्रेन। हमें क्या दिखाई देगा? प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोल लो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। तो हमें क्या दिखाएगा? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हमें क्या दिखाई देता है? अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म दिखाई देगा। सेंटर पे हमें न्यूक्लियस दिखाई देगा, है ना। तो ये चीजें आपको पहले से ही पता है, ठीक है। तो इनके बारे में ही हमें थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है, और जैसे ही हम पढ़ते पढ़ते सबके बारे में पढ़ लेंगे तो हमारा चैप्टर जो है ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल चैप्टर है, सिर्फ 7 साइंटिस्ट के नाम है, एक सेल का एक्सपेरिमेंट दे दिया है, थोड़े से यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर में डिफरेंस क्रिएट कर दिया है, ठीक है। थोड़ी सी सेल्स के बारे में बता दिया, ह्यूमन के सेल्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, ठीक है। फिर सेल्स के कंपोनेंट बता दिए हैं, बस ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा बच्चे। बहुत इजी चैप्टर है, हमेशा चैप्टर्स को ऐसे ही याद करना। पहले ना आपको उस चैप्टर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि उस चैप्टर के अंदर एक्चुअली में है क्या, उसके बाद ही चैप्टर्स को हाथ लगाए, ठीक है, उसको पढ़े। ओके जी। यस यस सर। सर। आपने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का नहीं बताया। क्या बेटा? प्रीकैरियोटिक यूकैरियोटिक कह रहा है सर वो। क्या बताना बेटा इसमें? आपको डाउट है क्या इस चीज में? देखो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, देखो ये हमारा टॉपिक नहीं है अभी बेटा, इस वजह से मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन आपने बोला है तो मैं थोड़ा सा बताया था आपको। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं बच्चे, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो यू कैरियोट्स, देखो वर्ड में ही मीनिंग छुपा रहता है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और यू कैरियोट्स, यू का मतलब क्या होता है? ट्रू, मतलब सच्चा, ठीक है। जैसे हिंदी में सच्चा बोलते हैं ना, ऐसे यू का मतलब होता है ट्रू, बायोलॉजी की लैंग्वेज में, ठीक है। तो वेल डिफाइंड। हाँ बिल्कुल, तो जो यू का मतलब होता है वो होता है ट्रू, और कैरियोट्स का मतलब क्या होता है? अपना न्यूक्लियस। तो जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर में डिफरेंस बताया ना, इसके भी थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं बच्चे। जैसे इसके अंदर भी क्या होता है? रिंग शेप का, या फिर आप बोल दो सर्कुलर शेप का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं देखूं यूकैरियोट्स के अंदर, तो थोड़ा लीनियर शेप का होता है जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो कितने, वो कैसे होते हैं? वो 70s होते हैं। इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो 80s हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत डिफरेंस है। आप अगर आपने 8th क्लास अच्छे से साइंस पढ़ी होगी, 9th क्लास अच्छे से साइंस पढ़ी होगी, तो यही आपने डिफरेंस थोड़े से पढ़े होंगे पहले भी, ठीक है जी। और यही डिफरेंस आप 9th में पढ़ोगे, यही डिफरेंस आप 10th में भी पढ़ोगे, यही डिफरेंस आप 11th में भी आपको जरूरत पड़ेगी कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, और यही डिफरेंस आपको 12th में भी पढ़ना पड़ेगा। बस डिफरेंस ऐड हो जाते बस हैं हाँ, यस बच्चे, हर सिर्फ क्लास में। यस डिफरेंस ऐड हो जाते हैं, थोड़ी बहुत चीजें नहीं पता चल जाती है, बाकी बंदा वही है। जैसे एक बंदा है ना, छोटा था पहले, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, तो पहले थोड़ा सीखा, फिर ज्यादा सीखा, फिर एक मैच्योर एक इंसान बन जाता है। उसी तरीके से हमें भी थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा पढ़ के एक पूरा का पूरा जो एक कंपोनेंट होता है, हमें हमें उसको समझना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। यस सर। ओके यस सर। तो अब आगे बढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल। देखो मैंने बताया आपको अभी जस्ट, देखो पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है ना, मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको ना सबसे पहले ना उसके टॉपिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। उसके टॉपिक्स क्या है? जैसे हमारे पास 7 साइंटिस्ट है, आपको 7 साइंटिस्टों के बारे में उनके नाम और उनका पता होना चाहिए, भाई उन्होंने क्या किया है अपने जीवन में, ठीक है। फिर उसके बाद
यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर में जो डिफरेंस होता है, अरे यार ये तो यार बच्चों को पता है कि यूनिसेल्युलर क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर क्या होते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद ह्यूमंस के 2-4 सेल्स के नाम दे दिए, वो पढ़ लेना। और बाकी जो मेन चैप्टर है हमारा ये है कंपोनेंट ऑफ सेल्स के बारे में। भाई सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन को तो हम सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब फिर अगर मैं सेल मेम्ब्रेन के नीचे देखूंगा थोड़ा सा तो मुझे साइटोप्लाज्म दिखाई देगा। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एंडोप्लाज्मिक, गोल्गी एपेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, ये सब क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या आता है? न्यूक्लियस, और ये सेल्स ऑफ कंपोनेंट यहीं खत्म हो जाते हैं। सिर्फ इसी तरीके से आपको याद करना है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे, थोड़ा सा भी मेहनत करोगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता किसी भी एग्जाम में। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम अब। तो जैसे कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स बोला है, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है सेल का हमारा है सेल वॉल। सेल वॉल होता है, उसके नीचे आपको दिखाई देता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे सेल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है जी। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेल वॉल देख लिया, सेल वॉल के नीचे आ गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमको दिख गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ा नीचे चलोगे तो हमें क्या दिखाई देंगे? साइटोप्लाज्म, सॉरी बच्चे, साइटोप्लाज्म दिखाई देगा, ठीक है। बच्चे साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर? देखो प्रेजेंट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ बच्चे। कभी आप बोलोगे भैया ये क्या लिख दिया, ये तो हमारे ऊपर से चला गया है बाउंस होके, ठीक है। तो प्रेजेंट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ प्लस और एनटी, ठीक है। आपको फुल फॉर्म में ही लिखना है, कभी शॉर्ट फॉर्म में लिखते चले जाओ आगे आगे तक, ठीक है। तो प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो जो ये सेल ऑर्गेनेल्स है बच्चे, ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक एपेटस, रेटिकुलम, ठीक है। एंडो वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। बच्चे बच्चे बस बस, इतनी मेहनत नहीं, इतनी मेहनत नहीं बिल्कुल भी। तो मैं लिख लूं बच्चे, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसको मैं ई आर भी लिख सकता हूं, ठीक है। ई आर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भैया ई आर क्या था, और ई आर तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ई आर को कभी कभी किसी किसी बुक में ई आर को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी शो किया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जैसे गोल्गी एपरेटस हो गया, ठीक है। उसके बाद लाइसोसोम्स हो गए, ठीक है जी। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। देखो बच्चे थोड़ा सा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी। आपको अगर बायोलॉजी में परफेक्ट होना ना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये हो गया वैक्यूल्स, ठीक है जी। ये इसी वैक्यूल्स, चैप्टर में हम सबके बारे में समझेंगे। हाँ जी, इन्हीं के बारे में वन बाय वन हम समझते चले जाएंगे कि सेल वॉल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म के जो सेल ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक ये क्या होता है, गोल्गी एपेटस क्या होता है, लाइसोसोम्स क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्लास्टिड क्या होता है, वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है। एंड देन फाइनली हमारे सेल के अंदर लास्ट वाला क्या होता है? न्यूक्लियस। सर सेंट्रोसोम एंड राइबोसोम नहीं लिखेंगे? क्या चीज बच्चे? सर सेंट्रोसोम एंड राइबोसोम। वो न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा बच्चे, न्यूक्लियस के अंदर तो आ ही जाएगा ना वो सेंट्रोसोम्स वगैरह। और जो राइबोसोम है, जो राइबोसोम है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा अगर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है तो, ठीक है बच्चे। सर अभी एक बच्चे ने न्यूक्लियोलस भी बोला था, तो तक क्या न्यूक्लियोलस भी ऑर्गेनली होता है? न्यूक्लियस में यार वो न्यूक्लियस के अंदर की बातें हैं बच्चे, उनके बारे में मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। वन बाय वन। ना सेल ऑर्गेनल। नहीं, सेल ऑर्गेनल्स के अंदर नहीं, वो न्यूक्लियस के अंदर ही आएगा ना बच्चे, न्यूक्लियोलस है तो। ओके, यस सर, थैंक।
ओके बच्चे, ठीक है। सबसे पहले हर बच्चों को ये नाम याद होने चाहिए, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल एंड देन फाइनली न्यूक्लियस हमें शो होता है। सबको ये बातें याद है नहीं है? यस यस सर। सर यार। Yes, sir. यस सर याद है। जल्दी से याद करो, जल्दी से फटाफट याद करो ये बातें सारी की सारी, जल्दी याद करो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल, जल्दी याद होने चाहिए, जल्दी फटाफट। सबसे पहले देखो, सबसे पहले बाहर वाली साइड से, तो बाहर हमें सेल के बाहर क्या दिखाई देता है? सेल वॉल। उसके अंदर जाएंगे तो हमेशा सीक्वेंस में याद करो, पहले सेल वॉल होता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर देखेंगे तो हमें साइटोप्लाज्म दिखाई देगा, साइटोप्लाज्म के अंदर हमें सेल ऑर्गेनल्स दिखाई देंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गए, प्लास्टिड्स हो गए, ठीक है। तो ये हमें दिखाई देंगे। देन फाइनली अगर इन सबको हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमें सेंटर में एक न्यूक्लियस दिखाई देगा जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपको ये नाम हर हाल में याद होने चाहिए, ठीक है जी। सर जो आपने नेम्स लिखा है ये भी इनका भी कोई ऑर्डर है? नहीं बच्चे, इनका कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। यस सर। ओके, देखो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला जो हम सेल ऑर्गेनल पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी सेल ऑर्गेनल कह रहा हूं, सबसे पहले जो हम कंपोनेंट ऑफ सेल पढ़ने जा रहे हैं वो है जी, अभी गोला नहीं बना, गोला बनाएंगे इसको, बन गया गोला। तो जो हम सबसे पहले सेल कंपोनेंट पढ़ने जा रहे हैं वो है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसको बच्चे कभी कभी पीएम भी मैं लिख सकता हूं या फिर सीएम लिख सकता हूं, देखो मुख्यमंत्री एंड प्रधानमंत्री एक साथ। सब पीछे से बहुत आवाजें आ रही हैं। मेरे पीछे से आवाजें आ रही है बच्चे? नो सर, नहीं आ रही आवाज। नो नो सर। बच्चे मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूं अभी यहाँ पे पीछे से आवाज, आपके पीछे से तो नहीं आ रही आवाज? देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को मैं कभी कभी पीएम सीएम भी लिख सकता हूं, ऐसा नहीं है कि ये कहीं मेंशन किया गया है, ठीक है, कहीं बुक में आपको मिले, ऐसा नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमें हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन ही बोलेंगे, ठीक है। कभी कभी मैं शॉर्ट फॉर्म में पीएम और सीएम यूज कर सकता हूँ, तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एक साथ भी मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। बच्चे सबसे पहली बात इस टॉपिक के बारे में, देखो जो मैं पढ़ा दूंगा हैंड टू हैंड याद करना है, बस आपको ये सोच के चलना है कि हैंड टू हैंड आज याद करना है हमें। देखो भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली में आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। सबसे पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल बोलते हैं। किसी को इस पॉइंट में डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। सर बट प्लांट्स के लिए तो सेल वॉल होगा ना? नहीं बच्चे, दोनों के लिए सेल ये आउटर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। सर इसकी रीजन है? नहीं, इसके पीछे रीजन नहीं है। जो सेल वॉल होती है वो एक डेड कंपोनेंट होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, और जो हाँ हाँ बिल्कुल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिविंग एक जिंदा कंपोनेंट होता है, ठीक है। इसके पीछे कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं बच्चे, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होता है। पहला पॉइंट याद होना चाहिए, हैंड टू हैंड। कोई भी बच्चा घर में नहीं सोचेगा मैं कल याद कर लूंगा, अभी याद करो हैंड टू हैंड, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको डिस्कवर किसने किया है? डिस्कवर्ड बाय नगेली एंड क्रैमर ने, ठीक है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर करने वाला कौन था? नगेली एंड क्रैमर। ठीक है जी, नगेली एंड क्रैमर ने इसको डिस्कवर किया है। एक्चुअली क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पीएम लिख रहा हूं, याद रखना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बना होता है मेड अप ऑफ किससे बना होता है? बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बना होता है? बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, इसलिए हम इसको बाई लेयर क्या होती है? अभी बेटा उसके मैं डायग्राम भी बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, तो इसको हम बाई लिपिड लेयर भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? अभी मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। यस सर, क्लियर। सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं ना बाइलिपिड लेयर भी? हाँ जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो बात कर रहे हैं बेटा, और किसी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ मैंने हेडिंग क्या डाली आप देख सकते हो अपनी आंखों से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जी बच्चे, ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बना हुआ होता है बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये चार बातें याद होनी चाहिए। ठीक है, चार बातें कौन कौन सी? ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल है, डिस्कवर्ड बाय नगेली एंड क्रैमर, ये तो साइंटिस्ट के नाम है। ठीक है, जो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे 12th क्लास तक। ठीक है, तो उसके बाद है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बना हुआ होता है बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, इसलिए हम प्लाज्मा, और फोर्थ बात कौन सी हो गई? इसलिए हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको हम बाई लिपिड लेयर भी बोल देते हैं। ठीक है जी, इसके बाद चलते हैं इसकी फोटो पर, ये दिखाई कैसे देता है थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। ये हो गया बच्चे बाई लिपिड। ठीक है, बाई लेयर हो गई, एक लेयर तो ये रही और एक लेयर ये रही, तो ये बाई लिपिड लेयर है। ठीक है, इन बाई लिपिड लेयर के बीच में प्रेजेंट रहते हैं, बुरा मान रही है क्या भाई ग्रीन पेन, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है प्रोटीन, बाई लेयर के इस साइड पे प्रेजेंट रहता है क्या? प्रोटीन। फिर सर कौन सा प्रोटीन? बताता हूँ बच्चे कौन सा प्रोटीन है। ये इंटरनल, ये जो प्रोटीन होता है बच्चे वो होता है इंटीग्रल प्रोटीन होता है। थोड़ा सा डायग्राम बनाने में अच्छा नहीं बन रहा डायग्राम, पहले गोले गोले बना लेते हैं, यहाँ पे भी पहले गोले गोले बना लेते हैं। अब ठीक है, ठीक है, एक जो प्रोटीन होता है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, दो टाइप के, ओह ये तो गोला बन गया, यहाँ पे भी एक प्रोटीन है और यहाँ पे भी एक प्रोटीन होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या? कोलेस्ट्रॉल। सर मतलब ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी अलग अलग जो वो होंगी एंडिंग, उनमें अलग अलग चीज प्रेजेंट होगी, कहीं कोलेस्ट्रॉल कहीं प्रोटीन। हाँ, मतलब आप कह सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसके अंदर ये सब चीजें प्रेजेंट रहता है। ठीक है,
देखो सर अगर हम ज्यादा वो कोलेस्ट्रॉल ठूसते हैं तो उससे हफ्सी बन जाते हैं, फिर किसी किसी की डेथ ही हो जाती है जो ज्यादा बहुत ज्यादा, तो उसके उस बेटा, केस में क्या होता है? जो हम कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा लेते हैं उससे क्या है, डिपोजिशन हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, आपने कभी यूट्यूब या फिर फेसबुक वगैरह पे वीडियोस वगैरह देखा हो, डॉक्टर्स वाली जो वीडियोस होती है, तो उसमें होता क्या है, जो जैसे हमारी ब्लड वेसल्स वगैरह होती है, जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं या फिर लिपिड वगैरह होते हैं, ज़्यादा इनटेक करने से वो जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती हाँ, जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो एक जगह इकट्ठे होने लग जाते हैं। इसका बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, पैथोलॉजी है इस चीज़ को समझने के लिए भी। ठीक है, तो उस पे नहीं जाते हैं, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जो ज़्यादा इंटेक करता है कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो जो कम इंटेक करता है वो तो मतलब यूज़ होता रहता है कोलेस्ट्रॉल, लेकिन ज़्यादा इंटेक करने से क्या होता है, उसका डिपोजिशन होता रहता है, जिसकी वजह से जो रास्ता होता है वो ब्लॉक भी हो सकता है, जो सेल होती है वो डेड भी हो सकती है। ठीक है, तो सर ब्लड फ्लो रुक जाएगा? हाँ, ब्लड रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। अगर मान ले कि ये कोई ब्लड वेसल्स है और यहाँ पे डिपोजिशन हो गया है। सर, इसी के कारण तो हार्ट अटैक आता है। हाँ, हार्ट अटैक आता है, बिल्कुल स्ट्रोक हो जाता है। ठीक है, इसी के कारण होता है ये। ठीक है, देखो ब्लड फ्लो हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लेटलेट्स भी होती हैं जो यहाँ पे फ्लो कर रही होती है ब्लड के अंदर, वो धीरे 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 यहाँ पे ब्लॉक कर देती है रास्ता। अब ब्लॉक हो गया तो ये रप्चर हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा फट के। ठीक है जी, तो जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये होता है बाइलिपिड। भाई एक लेयर ऊपर है, बाई लेयर, एक लेयर ऊपर है येरी, और एक लेयर येरी। ठीक है, और जो फोस्फोलिपिड होती है, जो बाई लेयर होता है, ठीक है, जो जिसे हम बाई लेयर बोल रहे हैं, वो बना होता है किससे, फोस्फोलिपिड से। फोस्फोलिपिड के अंदर जो दो चीज होती है, एक तो होता है हेड, ये आप देख रहे हैं, ये है हेड, हेड ऑफ द लेयर, ये हेड, और जो इसके नीचे जो पूछ टाइप देख रहे हो ये है टेल। ठीक है, जो जो हेड होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है फोस्फेट। ठीक है, जो टेल होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है फैटी एसिड से बना हुआ होता है जो टेल होता है। ठीक है जी, आपको ये ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा होगा ये प्रोटीन, इस प्रोटीन का जी नाम है इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन, इस जो आउटर साइड पे देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं, हाँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा एलेबरेट करूं, आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं बच्चे। ठीक है, बुरा नहीं मानना किसी चीज का। ठीक है, ये हमारी क्या है, यही तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चे, यही तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दो लेयर है, एक लेयर नीचे है, एक लेयर ऊपर है। ठीक है, एक लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है और एक लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। बच्चे समझ में आ रहा है? यस नहीं, सर। क्या बना दिया? सर आपने ये क्या बनाया, मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी 1 सेकंड के लिए। नहीं समझ आया जो आपने बनाया है। ठीक है ये बच्चे, मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देखो तो ये बच्चे, सेल की आउटर कवरिंग। देखो जैसे ये एक सेल होती है ना, ये एक सेल है। ठीक है बच्चे, यस सर। जिसका क्वेश्चन था सिर्फ वही बात करेगा मुझसे। ये आपको सर्कुलर दिखाई दे रहा, सर्कल, तो ये सर्कल है, ये मतलब हमारा सेल है। ठीक है, मैंने बोला जो सेल होता है आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, सेल वॉल होती है, इसके नीचे आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बना हुआ है, दो लेयर से, बाई लेयर होती है इसकी, बाई लेयर। ठीक है, तो एक लेयर तो येरी और एक लेयर येरी ना, इन दोनों को मिला के मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला, ये ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर को मिला के, तो ये ऊपर वाली लेयर हो गई और ये नीचे वाली लेयर हो गई। अब बताओ, अब समझ में आया नहीं आया? आ गया सर।
और सर जब ये और आपने सुनो हेड सुनो, और अब क्या है, इसके सेंटर में है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से लेके और न्यूक्लियस तक कौन सा एरिया है, साइटोप्लाज्म। सिंपल तो है, आपको क्या समझ में नहीं आया बच्चे, अब बताओ। सर आ गया था, वो थोड़े से डायग्राम से ना कंफ्यूज कर रहे थे नहीं सर। वो जो कंफ्यूज नहीं होना, हाँ बोलो बोलो। है वो भी मतलब जो वो है बायलेयर, वो भी सेल से ही बनी हुई है ना? नहीं बच्चे, ये बाइलेयर जो है वो फोस्फोलिपिड से बना हुआ है, फोस्फेट एंड लिपिड ग्रुप होते हैं उसके अंदर। अच्छा, तो फिर सर हेड और टेल तो स्पर्म की भी होती है। हाँ हेडेटोल स्पर्म भी होते हैं, तो ये स्पर्म थोड़ना है। तो वो अलग चीज है, हाँ वो मतलब अलग ऐसे चीज है। हेड और हाँ टेल हो, वो हाँ सेल ही है। हाँ, मतलब सेल का एक कंपोनेंट है बस, एक है नहीं, सेल की एक मेम्ब्रेन का बस एक कंपोनेंट है छोटा सा। सर हमने जो है 2 लेयर्स बनाए हैं, इनकी टेल आपस में मीट करती है कभी? नहीं बच्चे, इनके बीच में ही प्रेजेंट होते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स वगैरह, ठीक है। यस। सर हाँ जी। कोलेस्ट्रॉल कहाँ है? ये कोलेस्ट्रॉल ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर में बच्चे यहाँ, कोलेस्ट्रॉल देखो ये यहाँ पे घूम रहा है, इसको पकड़ लो, ये पकड़ लो, ये पकड़ लिया, ये है कोलेस्ट्रॉल। और ये स्पेलिंग गलत हो थैंक गई यू थोड़ी सर। सी। सर ऊपर वाली और नीचे वाली लेयर का कोई स्पेसिफिक नेम है? नहीं बच्चे, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है इनका, ये है ओके सर। कोलेस्ट्रॉल, ठीक है जी, ये है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, देखो एक ऊपर वाली लेयर हो गई, एक नीचे वाली लेयर हो गई, तो इन दोनों को मिला के बोल दिया है बाई लेयर। ठीक है जी, ये बाई लेयर हो गई। जो बाई लेयर होती है, जो इनका एक कंपोनेंट होता है बाई लेयर का, एक होता है हेड, एक होता है टेल, इन दोनों से मिलकर बनता है एक लिपिड की लेयर, मतलब एक लिपिड। ठीक है, तो जो लिपिड होता है उसका जो हेड होता है वो बना हुआ होता है फॉस्फेट ग्रुप से, फॉस्फेट का बना होता है, और जो टेल होता है वो बना होता है फैटी एसिड का। ठीक है, जो जो ये बाइलेयर है इनके बीच में प्रेजेंट रहती है प्रोटीन, एक का नाम है इंटीग्रल प्रोटीन, और एक का नाम है, जो दूसरे वाली जो प्रोटीन है इसका नाम है जी, इसका नाम है जी तेल किससे बना है? फैटर एसिड। फैटी एसिड, फैटी फैटी पेरी फेरल, लग रहा दिख नहीं रहा, पेरीफेरल, पेरीफेरल प्रोटीन। तो दो टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट है, एक है पेरीफेरल प्रोटीन, एक है इंटीग्रल प्रोटीन। देखो बच्चे बहुत सिंपल है इनको याद करना। हेलो, आवाज आ रही है बच्चे? यस यस सर। सर। ओके ओके यस ओके आवाज आ रही ओके। है। इनको याद करना बहुत सिंपल है। देखो जो मैंने अभी यहाँ पे बताया है कि ये जो है, ये जो है और ये दोनों जो लेयर है इनको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अपर वाली, एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लोअर वाली, इन दोनों को मिला के प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं ना। तो एक प्रोटीन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है अपर लेयर पे, एक जो प्रोटीन है वो बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, जो अपर लेयर पे प्रेजेंट है, देखो जो बाहर वाली साइड होती है उनको हम क्या बोलते हैं, पेरीफेरल, पेरीफेरी बोलते हैं ना, आउटर साइड वाले को पेरीफेरी बोलते हैं ना, यस सर। है ना। यस सर। मैं बोल दूं ना कि अभी आउटर जो बाहर की साइड होता है उसको पेरीफेरी बोल देते हैं, है ना। तो ये जो प्रेजेंट है यहाँ पे, ये है प्रोटीन। तो अगर ये पेरीफेरी पे प्रेजेंट है तो उसको हमने बोल दिया पेरीफेरल प्रोटीन। याद करने में बहुत आसानी होगी आप लोगों को। और देखो जो दो दो लेयर के बीच में प्रोटीन प्रेजेंट है, ये तो हो गया पेरीफेरी, पेरीफेरी प्रोटीन पीपी, और जो बीच में प्रेजेंट है दो लेयर के, ये हो गया इंटीग्रल प्रोटीन आईपी। इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब हो गया बीच में कहीं पे प्रेजेंट है, वो बीच में कहीं पे। ठीक है, तो इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरीफेरल प्रोटीन, दो टाइप की प्रोटीन होता है। ठीक है, ये सर समझ प्रेजेंट, नहीं आया, दोबारा समझा दो। बच्चे ये जो मैंने देखो यहाँ पे देखो, ये स्टार दिखाई दे रहा है, यस सर। ठीक है, जो ये मैंने गोला बनाया ना, ये एक सेल यस है। ठीक है, ओके सर। ये सेल है। ठीक है, ये मान के चलो कि ये पूरी की पूरी, ये पूरा का पूरा एक लेयर है बस, ये है ना, ये मोटी सी लेयर है एक। ठीक है, ये पूरी की ओके पूरी एक लेयर है। ठीक है बच्चे, ये एक लेयर है। तो जो ये एक ग्रीन कलर में पूरे मैंने ये शेड किया हुआ है ग्रीन कलर में, ये जो पूरी लेयर है, तो ये लेयर कुछ ऐसे दिखाई देती है हमें, देखो ऐसे, ये लेयर हमें कुछ ऐसे दिखाई देती है।
ठीक है जी। यस सर। एक ऊपर वाले जो लिपिड होगी, एक नीचे वाली लिपिड होगी जो लेयर होगी। एक ऊपर वाली लिपिड की लेयर, एक नीचे वाले लिपिड की लेयर। एक ऊपर वाले लिपिड की लेयर और एक नीचे वाले लिपिड की लेयर। ठीक है जी, 2 लेयर हो गई। दोनों लेयर में जो कंपोनेंट है वो हेड भी प्रेजेंट है और टेल भी प्रेजेंट है। ठीक है जी, यहां भी हेड और टेल प्रेजेंट है, ऊपर वाली लेयर में भी हेड और टेल प्रेजेंट है। ठीक है, जो प्रोटीन ऊपर वाली बाहर वाली साइड पे प्रोटीन प्रेजेंट है उसको मैंने पेरिफेरल प्रोटीन बोल दिया, सिर्फ नाम दे दिया बच्चे और कुछ नहीं करा उसके अलावा। जो बीच में कहीं पे प्रोटीन प्रेजेंट है उसको मैंने इंटीग्रल प्रोटीन बोल दिया, आईपी। कोई दिक्कत है बच्चे यहां तक? नो सर। पक्का? यस सर। ओके, मैं आगे बढ़ सकता हूं ना? सर यस सर। यस यस सर। सर एक बार सर फॉस्फेट क्या होता है सर? सर जो हेड कंटेन करते हैं। बेटा फॉस्फेट तो ग्रुप हो गया ना, आप केमिस्ट्री में फॉस्फेट नहीं पढ़ते क्या भाई? हमारे सेल के अंदर क्या है? हमारा सेल किस चीज से बना हुआ है बच्चे? हमारा सेल कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फेट ये सब मिला के तो बनता है। बनता ही नहीं बनता है? यस सर। अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं इसका मतलब थोड़ा ना कि बायोलॉजी कुछ अलग सी चीज हो गई यार। यही तो कंपोनेंट है केमिस्ट्री वाले। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, फॉस्फेट भी है, हर चीज है वहां पे। इनसे मिलके ही तो एक सेल का निर्माण हुआ है, तभी तो लिविंग संभव है। लेकिन अगर मैं आपको कार्बन दे दूं, थोड़ा सा नाइट्रोजन दे दूं, थोड़ा सा फॉस्फेट दे दूं, थोड़ा सा ऑक्सीजन दे दूं, क्या आप घर पे बैठ के या फिर लेबोरेटरी में बैठ के एक सेल का निर्माण कर सकते हो? नो सर। नहीं कर सकते बच्चे। अगर ऐसा होता कि बैठ के हम निर्माण कर रहे होते तो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे ऐसे मैन मेड ऑर्गेनिजम्स होते जो घूम रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो आप अगर मैं आपको कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन दे दूं हाथों में तो आप कोई सेल का निर्माण नहीं कर सकते। आप भगवान नहीं हो। ओके जी। ठीक है जी, बच्चे समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो बच्चे जो भी है ये केमिस्ट्री ही है, सब फॉर्मूले ही है, ये सब फॉर्मूले हैं। ओके जी, तो आगे बढ़ते बच्चे, अगर ये थोड़ा सा समझ में आ गया हो आपको, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ इनसे हटके। देखो जी, मैंने आपको बताया कि प्रोटीन, यार ये दिक्कत होती है लिखने में थोड़ी सी। जो प्रोटीन होता है, 2 टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट है फॉस्फोलिपिड के अंदर। ठीक है, एक होती है बाहर की साइड प्रेजेंट होना, एक तो है पेरीफेरल प्रोटीन। एक है जी, एक जो है बच्चे वो है कौन सी? इंटीग्रल प्रोटीन। जो पेरीफेरल प्रोटीन होती है वो प्रेजेंट है पेरीफेरी पे प्रेजेंट है। ठीक है, जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो प्रेजेंट इनसाइड द बाइलेयर के बीच में प्रेजेंट है ये इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, जो ये 2 टाइप की प्रोटीन है ये बनी होती है मिलके। किस चीज से मिलके बनी होती है प्रोटीन बच्चे? सर पेरीफेरी बाहर वाली जो साइड होती है उसे कहते हैं। हाँ जी, जो बाहर वाली साइड होती है ना इसको पेरीफेरी बोलते हैं, अंदर वाले को इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, बायोलॉजी की लैंग्वेज में। ठीक है जी, बच्चे समझ में आया? यस यस सर। यस सर। ओके यस सर। जो ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन 2 टाइप की मैंने अभी आपको बताई है। पहला टाइप है पेरीफेरी का और दूसरा टाइप है इंटीग्रल प्रोटीन का। ये पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, ये इनसाइड बाइलेयर के बीच में कहीं पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो ये दोनों प्रोटीन है बच्चे, ये दोनों प्रोटीन जो है कंटेन करती है, या फिर कंटेन क्या, ये मिलके बनी हुई है। ठीक है, कंटेन करती है फर्स्ट ग्लाइकोप्रोटीन, सेकंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो जो ये प्रोटीन होती है ये मिलके बनी हुई होती है किस चीज से? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है बच्चे? यस सर।
ठीक है। जो ये वो होते Yes. हैं, बनी रहती हैं कंपोनेंट्स, वो सेम ही होते हैं, बस इनके नाम अलग अलग हैं क्योंकि ये अलग अलग जगह पे रहती हैं। बिल्कुल है बस, हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, यू गॉट माई पॉइंट अब, है ना, यू गॉट इट माई पॉइंट कि सिर्फ अलग अलग जगह पे है इसलिए नाम अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है जी। अगर नाम तब भी अलग हो सकते थे अगर इनका कंपोनेंट अलग हो जाता, लेकिन इनका कंपोनेंट सेम है, लेकिन लोकेशन। जी स्क्रीन नहीं आ रहा। बच्चे, स्क्रीन नहीं आ रहा। सर आ तो जैसे रहा है सर। सर आ रहा है सर, आ जैसे रही है कुछ जगह पर वर्ड अलग अलग यूज होते हैं, सर वैसे ही। हाँ बच्चे, बच्चे लिख लिख सकता हूँ मैं अब? यस। यस सर। ओके। जो ग्लाइको प्रोटीन है या फिर ग्लाइकोलिपिड है, जो ग्लाइको वर्ड है, ये जो ग्लाइको लिखा है मैंने, ये ग्लाइको कुछ नहीं है ये यार, ये वही तो है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। मैंने अभी आपको ये बनाया था, ऐसे करके कुछ बताया था, बाई लेयर लेयर जो होती है। ठीक है, ये बाई लेयर है, और यहाँ पे प्रेजेंट था प्रोटीन, यहाँ पे प्रेजेंट थी प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट थी, यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, ये पेरीफेरी हो गई, ये इंटीग्रल हो गई। ठीक है, जो मैंने बोला कि इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है इसके अंदर, ग्लाइकोलिपिड भी होता है। जो ये जो प्रोटीन है पूरी की पूरी, अगर ये यहाँ पे अटैच्ड है किसके साथ, लिपिड के साथ। लिपिड क्या है यहाँ पे, ये फोस्फोलिपिड ही तो है, ये फोस्फोलिपिड की बाइलेयर तो है, ये क्या है, फोस्फोलिपिड ही तो है। ठीक है, और सर लिपिड क्या होते हैं? फोस्फोलिपिड तो अलग ही चीज, लिपिड क्या होते हैं फर्स्टली? बेटा इनके कंपोनेंट है, फोस्फेट ग्रुप और लिपिड से मिलके बना हुआ है ये पूरा एक कंपोनेंट, ये पूरा का पूरा एक कंपोनेंट बना हुआ है। ये इस वाले हेड को, इस वाले हेड और इस वाले टेल को मिला के हम बोल रहे हैं फोस्फोलिपिड। फैटी एसिड है जी ये। ठीक है बच्चे, देखो जो देखो Yes, जो sir. जो ये ध्यान से सुनो, जो ये प्रोटीन है पूरा का पूरा, ये अटैच्ड हो रहा है लिपिड वाले पार्ट से, फोस्फोलिपिड वाले पार्ट से अटैच्ड हो रहा है ये वाला, जो ये है फोस्फोलिपिड। ठीक है, जो लिपिड से अटैच्ड हो रही है प्रोटीन, वहां पे प्रेजेंट ग्लाइकोप्रोटीन। और जो अवे फ्रॉम द फोस्फोलिपिड है, ये वाला पार्ट ऑफ द प्रोटीन है, ये वाला पार्ट ऑफ द प्रोटीन है, यहाँ पे प्रेजेंट है बच्चे 1 नंबर वाला ग्लाइकोप्रोटीन। और जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे प्रेजेंट है 2nd नंबर वाला ग्लाइकोलिपिड। बच्चे समझ में आ गया अब कि ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोलिपिड कहाँ प्रेजेंट होता है। और ग्लाइकोलिपिड कर दो सर। ग्लाइकोलिपिड उसे सर थोड़ा अटैच समझ नहीं आया। है ना? बच्चे आपको प्रोटीन की लोकेशन समझ में आ गई। यस सर, क्लियर। हाँ सर। अब देखो, इमेजिन करो अपने दिमाग के अंदर कि भाई 2 फोस्फोलिपिड की लेयर है, अपने हाथों को ऊपर नीचे रखो। ठीक है, 2 फोस्फोलिपिड की लेयर है। ठीक है, उसके आगे एक प्रोटीन है। ठीक है, जो प्रोटीन है वो 2 लेयर को टच कर रही है। ठीक है, जो प्रोटीन है उसका एक हिस्सा जो प्रोटीन है उसका एक साइड जो है वो बाई लेयर से टच कर रही है, जो 2 लेयर थी ना उसे टच कर रही है। तो जो टच कर रहा है जो पार्ट, वो पार्ट बना हुआ है प्रोटीन का ग्लाइकोप्रोटीन से। बस मैंने इतना ही बोला। सर ऊपर वाले प्रोटीन में भी यही है, मतलब वो सेम चीज यस सेम चीज है। जो पार्ट बाई लेयर से टच्ड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाई लेयर से टच्ड है, वो पार्ट पे प्रेजेंट है ग्लाइकोप्रोटीन। जो पार्ट अवे फ्रॉम द बाई लेयर से दूर है, अवे फ्रॉम द बाई लेयर, तो वो पार्ट पे प्रेजेंट है ग्लाइकोप्रोटीन। बच्चे इतनी बात समझ में आ गई। यस सर। आगे सर बढ़ते हैं। और ग्लाइकोलिपिड की पोजीशन समझ नहीं आई। क्या चीज बच्चे?
सर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहाँ सिचुएटेड है, मतलब उनकी लोकेशन नहीं समझ आ। सर मुझे भी। बच्चों देखो, मैं आपको और अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके पास कोई बोतल है, पानी की बोतल है, पानी की बोतल यस सर। है, उसके ना अपने उस बोतल को अपने हाथ से टच करो। यस सर। कर ली टच? यस सर। देखो जो पार्ट टच हो रहा है, मतलब जो आपके पास बोतल है, जो आपके पास बोतल है वो है प्रोटीन। जो आपके पास बोतल है वो है आपका प्रोटीन, और जो आपका हाथ है वो है आपका बाइलेयर ऑफ फोस्फोलिपिड से जो बना बाइलेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जो पार्ट बोतल से टच कर रहा है वो पार्ट जो है वहां पे प्रेजेंट है ग्लाइकोप्रोटीन, और जो पार्ट बोतल से टच नहीं कर रहा है वहां पे प्रेजेंट है ग्लाइकोप्रोटीन। अब आपको समझ में आया? ग्लाइको प्रोटीन जहाँ पर जो पार्ट टच हो रहा है लेयर से एक तरीके से। जो पार्ट टच हो रहा है लेयर से वहां पे प्रेजेंट है ग्लाइकोलिपिड, क्योंकि जो लिपिड से ही तो टच हो रहा है बच्चे, फोस्फोलिपिड जो है बाइलेयर है ना, तो उस वाले पार्ट से जो भी टच करेगा वो ग्लाइकोप्रोटीन की पोजीशन कहलाई जाएगी वहां पे। ग्लाइकोप्रोटीन जो टच नहीं होगा, और जो ग्लाइकोप्रोटीन जो ग्लाइकोलिपिड जो लेयर से टच होगा। हाँ, जो ग्लाइकोलिपिड होगा वो लेयर से टच होगा, उससे दूर जो भी होगा वो ग्लाइकोप्रोटीन होगा बच्चे। सिंपल सी बात है, देखो, है नहीं? एक्सक्यूज मी यस बच्चे। सर, जो टेल की साइड में ये फॉस्फोलिपिड होता है, तो ये दोनों लिपिड अट्रैक्ट होते हैं, मतलब नहीं बच्चे, अट्रैक्ट नहीं होते ये दो दो ऐसे ऐसे बोल सकते हैं ना, जैसे एक जो मछली वाला कांटा होता है उसको पानी में फेंक देते तो वो तैरता रहता है अंदर ही अंदर, है ना? सर हेलो, समझ मतलब मछली वाला कांटा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं मछली वाला कांटा। देखो आप कोई चीज अपन कोई भी मतलब एक पत्थर बांध के रस्सी, मतलब एक पत्थर बांध के उससे थ्रेड से आप पानी में डालोगे, तो जो ये जो थ्रेड है वो आप अगर आप उसको हिलाओगे तो हिलता रहेगा ना, वो पानी में लहरता रहेगा वो। ठीक यस है, सर, बट इसका इससे क्या कनेक्शन है? इसलिए कनेक्शन बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है इन बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये टेल्स होती है ये लाइक अ थ्रेड लाइक होती है, जो ये टहलती रहती है, घूमती रहती है ऐसे, क्योंकि यही तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो इन्वायरमेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे। तो सर वहाँ भी बेसिकली कार्बोहाइड्रेट ही प्रेजेंट था, लेकिन फॉस्फोलिपिड से मिलके वो ग्लाइकोलिपिड हो गया, ऐसा है? बच्चों देखो, जो प्रोटीन होता है ना, जो प्रोटीन होता है वो बना हुआ होता है अमाइनो एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, जो प्रोटीन एक्चुअली में जो प्रोटीन होता है ना वो अमाइनो एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। तो जो प्रोटीन जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला जो प्रोटीन है वो एक तो कार्बोहाइड्रेट को ग्रुप जो है वो है ग्लाइको, जो ये कार्बोहाइड्रेट है CH, और जो अमाइनो एसिड है उसका एक अलग ग्रुप है जो भी बना होगा यहाँ पे, ठीक है, CH2 करके। ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये प्रोटीन बना हुआ है, इसलिए हम इसको प्रोटीन बोल रहे हैं। मैंने जस्ट इतनी बात करी है कि जो ये वाला पार्ट है जो मैंने ब्लू कलर में शो कर रखा है, अगर ये फोस्फोलिपिड वाली साइड पे है तो इस वाली साइड पे प्रेजेंट है ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, देखो नाम से ही पता लग रहा है लिपिड, क्योंकि लिपिड वाली साइड पे प्रेजेंट है। इससे दूर हुआ तो प्रोटीन प्रेजेंट है वहां पे। बस इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये प्रोटीन बनी हुई है, बस इतना जस्ट मैंने बोला। और आप बात करो थ्रेड की, जो ये थ्रेड है ये एक फैटी एसिड है, फैटी एसिड है। ठीक है, यहाँ पे भी तो फ्लूइड प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, ये कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहे आपस में। जो ये मैंने बाई लेयर बनाई है आप लोगों के लिए, जो मैंने बाई लेयर बताई है आप लोगों के लिए, हाँ, जो ये बाई लेयर बताई है, ठीक है यार, इन बाई लेयर के बीच में से ना, बीच में जैसे ये सेल है, ठीक है, यहाँ पे बाई लेयर है आपकी यार। जो पानी आएगा बाहर से अंदर पानी आएगा तो इन्हीं सेल से होते हुआ आएगा ना, आएगा नहीं आएगा? भाई समझ रहे हो ना? यस सर। जो बाहर से कुछ भी आएगा, कोई भी न्यूट्रिशन भी आया तो यार इन दोनों सेलों से होता हुआ जाएगा ना, सेल वॉल से और सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। यस सर। तो बस इतनी सिंपल सी बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही, आप भी पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहे हो। कोई लॉजिक साइंस नहीं था इसमें बच्चे। ओके जी,
ओके बच्चे? यस यस सर। सर रिवीजन करा दीजिए, अब 5 मिनट्स में एंड होने वाली है ना क्लास। क्या करा दूं बच्चे? रिवीजन जो आज पढ़ा है पूरा। 1 मिनट, रिवीजन करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट रुको। इसके बाद बच्चे हमें पढ़ना है, इसके बाद जो टॉपिक है वो है कि भाई जो प्लाज्मा, जो लिपिड बाइलेयर है, जो हमने 2 लेयर देखी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसके ऊपर भी थ्योरी दी गई है, ठीक है? तो वही देखेंगे, थ्योरी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? 2 टाइप की थ्योरी थी जो दी गई है। एक आपने थ्योरीज पढ़ रखी है पहले से ही। एक थ्योरी है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है? एक थ्योरी है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे, ठीक है? 2 टाइप की थ्योरी है, एक है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पे बेस्ड है, एक है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बेस्ड है, ठीक है? जो ये वाली थ्योरी है यूनिट मेम्ब्रेन वाली, ये दी है प्रपोज्ड बाय देवसन, डेनियल एंड रॉबर्टसन ने दी है। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये प्रपोज्ड बाय, किसने दिया है? प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। सर वो गाना गाता था? मे भी बच्चे गाता होगा, अच्छा सा सुर होगा उसका। पर सर सिंगर यहाँ किसी का नाम तो नहीं है? नाम है हाँ बच्चे, हाँ ठीक सर, है? प्रोफेशन है उसका या नाम है सिंगर? बच्चे नाम है प्रोफेशन नहीं है, ठीक है? सर देखो अभी हाँ बोलो बोलो बच्चे बोलो। सेल एक्सपेरिमेंट समझा दो बा। क्या चीज है? सेल एक्सपेरिमेंट। अच्छा, सेल एक्सपेरिमेंट नहीं समझ में आया? अच्छा, आपको पुरानी बातें समझनी है क्या अभी? सर सर एक बार 1 पेज मिनट, सब पेज देखना है सर। क्या बच्चे? सर जो लास्ट ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वाला और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये लो बच्चे, देखो भैया, अब मैं आगे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक बच्चे ने पूछा कि मुझे सेल एक्सपेरिमेंट बताना एक बार, तो मैं उसको बता देता हूँ। सेल एक्सपेरिमेंट देखो, कुछ नहीं करना, एक प्याज का टुकड़ा लेना है, छोटा सा पीस लेना है, उस पीस में से जो एक प्याज का अगर आपने वो लिया, यहां से एक वाइट कलर का पील निकलता है। अगर आपने प्याज खाई होगी तो आपको पता होगा, व्हाइट कलर का एक लेयर सी निकलती है, उस लेयर को अलग कर देना है उस प्याज से, ठीक है? अलग करने के बाद उसको हम एक स्लाइड पे रखेंगे। उस स्लाइड पे रखने से पहले हमने यहाँ पे एक सॉल्यूशन डाल दिया, जिसका नाम है, क्या नाम था? मिथाइलिन या फिर सेफ्रोनिन, ठीक है? ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन डाल दो, ठीक है? वो सॉल्यूशन हमने यहाँ डाल दिया, फिर हमने ये जो पील होता है, फिर इसके अंदर ये पील डाली सॉल्यूशन के अंदर। हुआ क्या, जो जो मतलब जो सेल होती है, जो भी सेल है, ठीक है, उसकी सेल की जो वॉल थी वो कलर हो गई, वो कलर्ड हो गई थोड़ी सी, ठीक है? ये कलर्ड हो गई, ठीक है? इसके बाद जो अंदर के कंपोनेंट्स है वो भी थोड़े से कलर्ड हो गए। इसका मतलब है, अगर मैं इस चीज को माइक्रोस्कोप से देखूंगा, है ना, माइक्रोस्कोप से देखूंगा, तो मुझे इजीली ये सेल वॉल दिखाई दे जाएगी, अंदर के जो ये सेल ऑर्गेनल है ये दिखाई दे जाएंगे, तो इजीली मैं सेल को ऑब्जर्व कर सकता हूं। सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट में इतना ही बताया बच्चे, ठीक है जी? सर एक बार सर नाम क्या आप हम ये बॉइल्ड एग के साथ कर सकते हैं? जो बॉइल्ड एग में से एक लेयर निकलती है वाइट पतली सी। हाँ सर बच्चे, जो मॉडल और जो फ्लूइड मॉडल के सर जो साइंटिस्ट के नाम है सर बता दिए सर, दिख रहा नहीं है मुझे यहाँ पे, थोड़ा धुंधला आ रहा है।
ओके बच्चे, जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है वो दिया है डेवसन एंड डैनियल ने एंड रॉबर्टसन ने, ठीक है। डेवसन डैनियल एक ही नाम है एंड रॉबर्टसन दूसरा साइंटिस्ट है, ठीक है। और जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो गिवन बाय या प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन ने दिया है, ठीक है बच्चे। सर सिंगर निकोलसन एक साथ है अलग अलग? मैंने बीच में एंड लगा रखा, एंड, ओके सर। ठीक है जी। So is the class over now? ओवर बच्चे, ओवर है, बिल्कुल ओवर है। So sir, can I ask my some of the extra doubts? ऑफ कोर्स, जो बच्चा जाना चाहता है वो जा सकता है, जो बच्चा रुकना चाहता है वो रुक सकता है। बोलो बच्चे। Sir, can you explain me the process of DNA? जो भी आपने सर्कुलर और लीनियर डीएनए बोला था, उसमें डिफरेंस थोड़ा सा समझा देंगे? बच्चे सर्कुलर डीएनए और सर मुझे वो तो समझ आ गया कि वो दोनों अलग होते हैं, बट मुझे थोड़ा सा एक बार उनके फंक्शंस के बारे में और समझना है कि मतलब किस किस तरीके से अलग होता है सर्कुलर एंड लीनियर डीएनए। बेटा ये जो सर्कुलर और लीनियर डीएनए है ये सिर्फ ना, मतलब पेन का ये रहा पेन, जैसे ये मान लो कि ये लीनियर डीएनए है, ठीक है बच्चे, ये रहा लीनियर डीएनए, और ये कहाँ मान, बनाया दिख नहीं रहा। अच्छा ऊपर, ओके ओके सर, दिख गया दिख गया। ओके ओके थैंक यू, दिख गया आपको। ये है सर्कुलर डीएनए आपका, ठीक है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जो डीएनए होता है वो बना होता है किस चीज से, ए जी सी टी, है ना, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, है ना। सर दिख नहीं रहा, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, थोड़ा सा मिडिल में बना दीजिए। ओके बच्चे, मैं थोड़ा नीचे ही चला जाता हूँ। देखो बच्चे, जैसे ये लीनियर डीएनए है, ठीक है। जो लीनियर डीएनए होता है यहाँ पे भी ये आपस में अटैच्ड रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। और जो सर्कुलर डीएनए होता है ये कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। ये भी आपस में अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बॉन्डिंग होती है, जो बॉन्डिंग होती है ये होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे अलग कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है, एक साइड पे अलग कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है, दूसरे साइड पे अलग कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एक साइड पे अलग कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है। मतलब जो भी आपने वो यू बनाया है उसमें यू की एक और इधर वाली साइड पे अलग अलग कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। हाँ, जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। बाकी बस सिर्फ इतना ही। डाइक्लोरोबोनिक्लिक एसिड होती है ना? क्या बच्चे? सिर्फ इतना ही फर्क है, इतना ही फर्क है कि जो सर्कुलर होता है वो सर्कुलर शेप में रहता है और जो लीनियर होता है वो लीनियर शेप में रहता है। बाकी जो कंपोनेंट्स वगैरह है वो सेम ही है, और जो बस फर्क इतना है कि ये यूकैरियोट्स के अंदर आता है, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है। ये अपने पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल होता है, वो अपने पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल होता है। सर डीएनए तो हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी जब कुछ प्रूव करना होता है तो हम डीएनए टेस्ट क्यों करवाते हैं? क्योंकि बेटा वो स्पेसिफिक होता है हर ऑर्गेनिजम्स का, कुछ साइटें होती है जो स्पेसिफिक होती है हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो मेल खाती है अपने पेरेंट्स से। देखो जो 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 सर्कुलर डीएनए होता है उसका कोई एंड नहीं होता, नो एंड, कोई एंड्स नहीं होता। लेकिन जो लीनियर डीएनए होते हैं उसके 2 एंड्स होते हैं, ठीक है। ओके जी, ठीक है। मतलब सर ये AGCN क्या है ये भैया सर, एक और बार रिपीट कर दीजिए। एक एंड तो ये रहा एक नंबर पे, एक एंड ये रहा इसका सेकंड नंबर पे, तो 2 एंड हो गए ना इसके एक डीएनए के। और लेकिन जो सर्कुलर डीएनए होता है उसका कोई एंड ही नहीं है ना बच्चे, ये तो एंडलेस हो गया। सर पर कोई वो भी तो ओपन ही है, एंड कहाँ है उसका? फिर दोबारा से हम उसको क्रिस क्रॉस करेंगे, वो फिर नया बना देगा। तो बच्चे ये तो प्रोसेस है ना अपना, ये तो आगे का मैकेनिज्म है,
अगर हमें दोनों में डिफरेंस करना होगा तो हम कैसे करेंगे कि इसके पास एंड्स है, इसके पास एंड्स नहीं है? डिफरेंस तो ऐसे ही होता है ना। यस। ये आसानी से अपने जो जनरेशन है वो बना सकता है लीनियर वाला। इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है क्योंकि सर्कुलर शेप में होता है, तो डिफरेंस तो ऐसे ही करेंगे ना। इसके जो जो ये लीनियर डीएनए है, आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का, आपने देखा होगा एनसीईआरटी में। तो ये जो ये बीच में प्रेजेंट रहता है टीलोमेयर, टीलोमेयर। लेकिन जो सर्कुलर डीएनए होता है उसमें टीलोमेयर एब्सेंट रहता है, जो हेल्प करता है अलग अलग चीजों में। ठीक है बच्चे? ओके सर। तो सर लीनियर डीएनए जो हमें भी पाया जाता है उसमें जो वो होती है जेनेटिकल, अभी आपने कुछ बताया था, वो इजीली हो सकती है। हाँ सर टीलोमेयर क्या है? बच्चे टीलोमेयर वो है जो आपस में क्रोमोसोम को अटैच कर रहा है। सर डीएनए की फुल फॉर्म डाइक्लोरोफेनॉक्सी पॉलीनुक्लिक एसिड होती है ना। क्या बोल रहे हैं बच्चों आप? हेलो? यस सर। सर एक डाउट था। हाँ सर बोलो। डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है सर? आप एक बार प्लीज बता दीजिए। बेटा डीएनए से ही आरएनए बनता है, डीएनए से ही आरएनए बनता है, और आरएनए से बाद में जाके प्रोटीन बनती है। ठीक है? तो डीएनए से डीएनए भी बनता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें थाइमीन होता है, यहाँ पे थाइमीन की जगह आरएनए में यूरासिल होता है। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है जी? सर क्या? डीएनए में बच्चे ये बहुत आगे की बातें पूछ रहे हो आप लोग मुझसे, जो आपको भी कंफ्यूजन कर सकती है बाद में, सर अभी हम नहीं पूछे। क्योंकि आप कंफ्यूज होते चले जाओगे, लेकिन मैं बताता चला जाऊंगा आपको, और कंफ्यूज हो जाओगे आप, क्योंकि आपने पढ़ नहीं रखा इनके बारे में। तो जब इनका टॉपिक आता है तब इनको ध्यान से पढ़ो तो ज्यादा मजा आएगा ना। जब इनके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है तो फिर, और सर अभी आप मुझसे पूछ लोगे लेकिन इसका कोई टॉपिक नहीं होगा तो आप उसको पढ़ नहीं पाओगे, है नहीं? सर ब्लड के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। क्या बताना ब्लड के बारे में बच्चे? सर मतलब सेकंड चैप्टर में है। क्या बताओ ब्लड के बारे में? ओके सर, थैंक यू, गुड इवनिंग सर, बाय। सर एक चीज पूछनी थी। आपने जो फॉस्फोलिपिड की हमें डायग्राम बना के दिखाया था, सर वही कंटिन्यू करता है कि वो एक सर्कुलर बाउंड बनाता है ना, मतलब सेल के अंदर? यस। ओके सर। सर ये डीएनए सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल होता है, ये तो यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, नहीं ये तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है उसमें होता है। यस। जो सिंगल सेल्ड होता है तो उनको डीएनए की क्या जरूरत है? उनको तो किसी से कुछ नहीं करना, मेल फीमेल का उसमें कोई चक्कर ही नहीं होता। भैया तो अपनी जनरेशन आगे नहीं बढ़ाएगा वो, इसी से तो बनती है जनरेशन आगे, और जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी उसकी, ओह यस सर, यस सर, है नहीं? यस सर। ओके। सर डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी पॉलीनुक्लिक एसिड होती है ना। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अबे ये क्या हुआ? गुड इवनिंग बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड इवनिंग Good evening, सर। sir. गुड इवनिंग Next सर।